हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है पॉलिटिकल डायनामिक्स पार्ट नंबर 10 चैप्टर नंबर 70 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। एंड स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं that we have already discussed about all these topics in different chapters, and today we are covering the foreign policy, which is in the chapter number 70 according to the part number 10 political dynamics. Let us start with the intro. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर इंडिया का विद द अदर स्टेट्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मीन्स जो भी कंट्रीज़ आते हैं उनके साथ उनका रिलेशंस कैसा होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए, एंड जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन किए जाते हैं वो है जोग्राफिकली, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मिलेनियम, उसके बाद इकोनॉमिक पोजीशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पब्लिक ओपिनियन एंड लीडरशिप। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो है ये हमारे पास एक टॉपिक है, एंड जो ये हम डिस्कस करेंगे ये इसके सब टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला जो सब टॉपिक है प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारे पास ये आता है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। इसमें क्या है कि जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन एम क्या है कि हमने इंटरनेशनल पीस को जो है ना वो प्रमोट करना है, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी को। अभी आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी आर्टिकल में दिया गया है। तो DPSP के आर्टिकल नंबर 51 में ये बोला गया है कि जो इंडियन स्टेट है वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड मेंटेन करेगा जो भी रिलेशन है अदर नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस, एंड फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, जो भी लॉज वगैरह इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑब्लिगेशंस हैं उनको सही ढंग से फॉलो करेगा एंड उनको रिस्पेक्ट करेगा, एंड एनकरेज करेगा सेटलमेंट्स। अगर कोई बीच में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो पीस है वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके नेशंस की। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था कि पीस टू अस इज़ नॉट जस्ट ईगर होप, इट इज़ इमरजेंट नेसेसिटी। तो ये ज़रूरत है, ना कि हमें जो मतलब ऐसे ही चाहिए होती है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है वो है एंटी कॉलोनिज्म। तो ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो कॉलोनिज्म का जो है वो उसको अपोज करती है, साथ ही साथ में इम्पीरियलिज्म को भी जो है वो क्या करती है, अपोज करती है। इंडिया के व्यू में ये जो कॉलोनिज्म है एंड इम्पीरियलिज्म है ये और कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के। मेनली किन का, जो वीकर नेशन होते हैं उनको एक्सप्लॉयट करने का ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये जो है जो इंटरनेशनल पीस है उसके लिए भी बहुत बड़ा रुकावट का काम है करते हैं, एंड इंडिया ये एडवोकेट करता है कि सभी प्रकार की जो कॉलोनाइजेशन है उसको लिक्विफाइड कर देना चाहिए, एंड सपोर्ट करना चाहिए जो लिबरेशन मूवमेंट्स चले उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में जो लिबरेशन मूवमेंट्स चले थे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे इंडोनेशिया, माल्या, टूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नीबिया, इन सभी देशों में जैसे लिबरेशन मूवमेंट चले तो उनको हमें सपोर्ट करना है। इंडिया जो है वो अपनी सॉलिडेरिटी को दिखाता है एफ्रो एशियन कंट्री के लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल को सहा है जो कि कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस के द्वारा किया गया था। वो वाली फोर्सेस कौन कौन से थे कंट्रीज़, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया। तो इन्होंने ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। इसलिए जो प्रेजेंट न्यू कॉलोनिज्म एंड न्यू इम्पेरियलिज्म है वो भी जो है इम्पोज्ड किया जाता है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। कहने का मतलब चाहे वो ओल्ड वाला हो चाहे वो न्यू वाला हो, किसी भी तरीके का, ठीक है, ऑफ एनी काइंड उनको हमें अपोज करना है, मतलब कॉलोनिज्म को एंड इम्पीरियलिज्म को हम अपोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एंटी रेशियलिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कि किसी भी प्रकार का रेशियलिज्म उसको अपोज करेगा, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अकॉर्डिंग टू इंडिया
ये जो रेसिज्म होता है ये क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, मतलब रेस के बेसिस पे किसी मनुष्य को डिस्क्रिमिनेट करना। तो ये भी वैसा ही है जैसे कॉलोनिज्म है एंड इम्पीरियलिज्म है ना, वही ये भी वैसा ही है। एंड ये भी क्या करता है, जैसे ये दोनों एक्सप्लॉइट करते थे ना वीकर सेक्शन को, ठीक है, वैसे ही ये जो रेसिज्म है ये भी जो है एक्सप्लॉइट करता है ऑफ ब्लैक्स बाय द वाइट्स, ठीक है। अभी आपको एक करंट सिचुएशन बताती हूँ, जैसे यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर हो रहा है, तो इसके अंदर जो इंडियंस हैं एंड अफ्रीकन्स हैं वो यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए हैं एंड एवैक्यूएट होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश करें, तो ये जो रेसिज्म है ये वहाँ पे भी अभी भी इवन आज भी ये फॉलो हो रहा है। जो यूक्रेन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप वाइट नहीं हो, आप ब्लैक हो, इसलिए आपको बाद में मौका मिलेगा कंट्री को, मतलब बॉर्डर पार करने में पहले वाइट्स को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें आज भी प्रेवलेंट हैं एंड हमें इनको अपोज करना है, ठीक है। एंड सोशल इनइक्वालिटी हिंडर्स द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, ये इसका मेन काम होता है, मतलब जो कोई भी पीस है वर्ल्ड के अंदर उसको ये रोकने का काम करती है। तो इंडिया जो है क्रिटिसाइज करता है सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल अपार्थेड, तो उसको भी अपार्थेड की पॉलिसी को भी इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज करता है, जो कि फॉलो की जाती है बाय द वाइट माइनॉरिटी रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है ना विद साउथ अफ्रीका इन 1954 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेनली कहाँ पे चला था, तो साउथ अफ्रीका का है ये, ठीक है। तो इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब जिम्बाब्वे को जो है लिबरेट कराने की बात आई, ठीक है, जिसको अर्लियर इसका नाम था रोडेशिया, ठीक है। एंड साथ में ये भी याद रखना है कि नामीबिया, ठीक है, इसको भी जो है लिबरेट कराने की बात की थी फ्रॉम द वाइट डोमिनेशन। तो ये दो कंट्रीज़ का एग्जांपल भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में एंड वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गया था दो ब्लॉक्स के अंदर, मतलब दो आइडियोलॉजी बाइसेस के अंदर। एक आपको यूएसए देखने को मिलेगा एंड दूसरा यूएसएसआर, ठीक है। एक तो कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजिस्ट वाला था, दूसरा कम्युनिस्ट वाला था, ठीक है। एंड इनके बीच में फिर कोल्ड वार छिड़ती है, ठीक है। इंडिया जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है इन दोनों में से, मतलब वो किसी को भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। एंड वो इंडिपेंडेंट रहेगा एंड अडॉप्ट करेगा नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। नैम की पॉलिसी जो है इंडिया फॉलो करेगा एंड ना इसको ज्वाइन करेगा ना इसको ज्वाइन करेगा। इन दिस कंटेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ऑब्जर्व किया, वी propose to keep away from the power politics of groups aligned against one another which have led in the past to world wars and which may again lead to disasters on an even vaster scale. एंड उन्होंने ये सोचा कि आई फील दैट इंडिया कैन प्ले अ बिग पार्ट एंड परहैप्स एन इफेक्टिव पार्ट इन हेल्पिंग टू अवॉइड द वॉर, मतलब किसी के साथ ना जुड़ के जाना एंड एक अलग ही इंडिपेंडेंट रहना, हम एक जो कोल्ड वॉर इनके बीच में चल रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके साथ ही ये ऐसा बन गया कि इंडिया जो है वो एक मतलब प्रॉपर स्टैंड लेके खड़ा हुआ अपना, मतलब किसी के पीछे नहीं गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंग, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन अलाइंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला कि इंडिया हैज़ नो मिलिट्री अलाइंस विद द कंट्रीज ऑफ आइदर द ब्लॉक, मतलब ना इसके मिलिट्री अलाइंस के साथ है ना इसके मिलिट्री अलाइंस के साथ है। तो पहला आ गया नो मिलिट्री अलाइंस, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नो मिलिट्री अलायंस। दूसरा कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनाएगा फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगा। तीसरा, इंडिया अटेम्प्ट टू मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज। सो तीसरा है ऑल कंट्रीज़ के साथ हमें कैसे रिलेशन बनाने हैं, फ्रेंडली रिलेशन बनाने हैं। तो ये हमारे पास अगर आपसे पूछ ले कि नॉन अलाइंग मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सीधा सा आपको यही बताना है कि नो मिलिट्री अलायंस विद बोथ द कंट्रीज एट दैट टाइम व्हेन द कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, ठीक है। दूसरा कि इंडिया ने जो अपना स्टैंड लिया वो इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह लिया। एंड तीसरा कि
ऑल कंट्रीज़ को हमें कैसे बिहेव करना है, जैसे वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ है, फ्रेंडली रिलेशंस हमें दिखाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचशील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो पंच मतलब होता है पांच, तो पांच प्रिंसिपल्स हैं इसमें, इसीलिए इसको पंचशील बोला जाता है। ये किस लिए है, टू कंडक्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पांच प्रिंसिपल कौन से हैं, ताकि एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी जो है हम क्रिएट कर सकें। तो ये जो है ना, आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडो चाइना ट्रीटी जो हुई है, जो कि तिब्बत की है, जो कि साइन की गई थी 1954 में बाय द जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड चाउ इन लई, ये कौन थे, ये चाइनीज़ प्रीमियर थे, ठीक है। एंड इन्होंने जो है ये चीज़ को साइन किया था इस इंडो चाइना ट्रीटी के, ये पंचशील जो है उनके प्रियम्बल में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड पंचशील में पांच प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो पहला है कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की। दूसरा कि नॉन एग्रेशन, मतलब गुस्सा नहीं दिखाना है एक दूसरे को, ठीक है। तीसरा है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, अगर कोई इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं उसमें हमें दखल अंदाजी किसी भी कंट्री में आपस में नहीं करनी है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वल रहना है, इक्वालिटी दिखानी है, म्यूचुअल बेनिफिट की कोशिश करनी है दोनों तरफ से, ठीक है। एंड फिफ्थ है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब अगर आपके पास क्वेश्चन बन के आ जाता है एंड आप इन 5 पॉइंट्स को लिख के आते हैं, तो एक आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो एक बहुत ही रिच बन के सामने आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया है वो परसीव करता है पंचशील एज अ प्रोडक्टिव पीसफुल कॉपरेशन ऑफ द सॉवरेन नेशन इंस्टेंट द बैलेंस ऑफ टेरर एंड डिग्रेडिंग कोल्ड वॉर टेंशंस। एंड ये एक तरीके की ना जो राइवल ग्रेट पावर्स पैक्ट्स अलाइंसेस बन के आए, तो उसको भी थोड़ा सा काउंटर करता है। तो इंडिया ने ये एक्सप्लेन किया, ये जो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म है अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, वो उसको इसने कैसे समझा, पंचशील से, ठीक है। तो पंचशील एक तरीके से क्या हो गया, पॉपुलर एंड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आपके पास हो गया बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, तो इन सब ने भी जो है इसको ज्वाइन कर लिया। एंड जो पंचशील है एंड नैम जिसके बारे में अभी हमने बात की, वो एक तरीके से ग्रेट कंट्रीब्यूशन माने जाते हैं इंडिया के इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपसे चीज़ें पूछी जाए कि क्या दो चीज़ें हैं जो इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा मेंटेन बैलेंस बनाने के लिए की हैं, तो इन दोनों का नाम आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफ्रो एशियन बायसेस, ठीक है। तो एफ्रो एशियन बायस में क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसी है स्टैंड द मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, कि हमें जो रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली बनाने हैं सभी कंट्रीज़ के साथ। एंड इट हैज़ एग्जिबिटेड अ स्पेशल बाइस टुवार्ड्स द एफ्रो एशियन नेशंस, जिसका मेन एम ये है कि हमें यूनिटी दिखानी है, ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ, एंड सिक्योर करनी है कि जो इनकी वॉइस है वो सभी तक पहुंच सके, एंड सीकिंग द इंटरनेशनल हेल्प, अगर इनको कोई चाहिए तो वो भी इनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए ताकि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। उसके बाद 1947 के अंदर ना इंडिया कॉल्ड द फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में बुलाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में 1947 में फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एंड कब, 1947 में, एंड 1949 में फिर इंडिया ब्रॉट टुगेदर द एशियन कंट्रीज ऑन बर्निंग इश्यूज, जैसे कि हो गया इंडोनेशियन फ्रीडम, ठीक है, जिसमें इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस फिर आगे चल के 1955 में होती है, और ये इंडोनेशिया में होती है बर्डुंग में, ठीक है। पहले वाली आपको याद रखनी है दिल्ली में हुई थी, एंड दूसरे वाली न्यू दिल्ली में हुई थी, और दूसरे वाली आपकी इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में। तो आगे चल के क्या होता है कि जो इंडिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 77, जो कि आपका 1964 में बनता है, एंड ग्रुप ऑफ 15 जो कि
आपका 1990 में बनता है। एंड इंडिया और किन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो कि 1995 में बना। नेक्स्ट बिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये 1997 में। उसके बाद सार्क, ठीक है, तो ये इन सब की आपको फुल फॉर्म्स भी आनी चाहिए, 1985 में बना। एंड इंडिया ने क्या दर्जा हासिल किया, तो इंडिया को क्या बोला जाने लगा, बिग ब्रदर, ठीक है। किस लिए बिग ब्रदर बोला जाने लगा, फ्रॉम मैनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो इसके नेबरिंग, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उनका ये बड़ा भाई बिग ब्रदर की तरह इसको देखा जाने लगा। एंड ये सारी जो है आपको याद रखनी है किस किस चीज़ में इंडिया का इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्स विद द कॉमनवेल्थ। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लिंक्स विद द कॉमनवेल्थ में ये है कि 1949 के अंदर इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो फुल मेंबरशिप दिखाएगा अपना कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने कब अपने आप को फुल जो है मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ दिखाया, तो ये दिखाया 1949 के अंदर एंड एक्सेप्ट किया ब्रिटिश क्राउन को एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया था, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट द इंडियन सॉवरेनिटी इन एनी मेंबर एज द कॉमनवेल्थ इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर इसको किसी ने ज्वाइन करना है तो अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन कर सकता है। मेनली कॉमनवेल्थ जो है ये वो जहाँ पे ब्रिटेन वगैरह ने रूल किया था ना, तो इसमें वो वाले कंट्रीज आ जाते हैं। तो इंडिया पे भी ब्रिटेन वालों ने रूल किया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, तो इसलिए इंडिया भी इसका पार्ट है, हालांकि ये वॉलंटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1949 ने इंडिया ने इसको कह दिया कि हाँ इसको हम मानते हैं। उसके बाद इट डज नॉट इफेक्ट द इंडियाज रिपब्लिक करेक्टर एज इंडिया नाइदर पेज फाइनल अलायंस टू द ब्रिटिश क्राउन नॉर द लेटर हैज़ एनी फंक्शंस टू डिसाइड इन रिलेशन टू इंडिया। तो जो इंडिया है वो रिमेन एक मेंबर तो रहेगा कॉमनवेल्थ का बिकॉज ऑफ द प्रैग्मेटिक रीजन्स, व्यवहारिक रीजन्स जो होते हैं उनके कारण, ये क्योंकि हम ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, एंड चलो फिर भी जो है हमने इसको मान लिया। एंड इसका ये थॉट है कि मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ जो है वो बेनिफिशियल रहेगी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल हर स्फेयर में अगर इंडिया को इसकी नीड है तो। एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मीटिंग होती है CHOGM कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीट, जो कि जिसमें इंडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड 1983 के अंदर 24th जब कॉमनवेल्थ सबमिट हुई वो न्यू दिल्ली में कराई गई थी, ठीक है। तो अभी आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि लास्ट कंट्री ऐसा कौन सा है जिसने कॉमनवेल्थ में जो है वो ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें सारे वो कंट्रीज़ नहीं है जिसमें ब्रिटिशर्स ने राज किया, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे रूल नहीं किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी इसके अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं सपोर्ट टू द UNO, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इंडिया मेंबर है UNO का, ठीक है, कब से, 1945 से, एंड तब से ही ये सपोर्ट करता है एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम जो भी UNO के द्वारा करवाए जाते हैं, एंड फुल फेथ के साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स को मानना एंड उसके प्रिंसिपल्स को मानना ये इंडिया करता है। एंड इंडिया इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है UNO की सपोर्ट करने में, तो वो देख लेते हैं। अगर कोई जैसे मान लीजिए पॉलिसी बनी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, ठीक है, इंपीरियलिज्म, रेशनलिज्म, तो ये UNO बनाता है तो इंडिया उसका सपोर्ट करता है, तो वो भी एक तरीका है कि हम, और साथ ही साथ में न्यू कॉलोनिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म, तो वो एक तरीका है कि UNO का सपोर्ट करता है इंडिया। दूसरा है 1953 के अंदर जैसे विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया जो कि इलेक्ट हुई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, तो UNGA में UN जनरल असेंबली में जो प्रेसिडेंट का इलेक्ट होना, जो कि एक भारतीय थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ही था इंडिया का। उसके बाद इंडिया एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करता है UN की जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कोरिया, कोंगो,
एल सल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, ठीक है, इनकी जो है वो मिलिट्री वगैरह नहीं होती, तो यूएन जो है वो इनके लिए मिलिट्री वगैरह प्रोवाइड करवाता है, आर्मी वगैरह प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें जो है इंडिया जो है एक्टिवली पार्ट प्ले करता है। मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, आर्मी मैन्स हैं, वो इन कंट्री में सर्व करते हैं। ये भी एक तरीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया जाता है इंडिया के द्वारा टुवार्ड्स द यूएन। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो इंडिया है वो कंटिन्यू एक्टिवली प्ले करता है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स के अंदर यूएनओ में की जो है, ठीक है। इंडिया वॉज द को चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएन, जो कि जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई 1997 के अंदर। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं ओपन एंडेड, उसमें इंडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि यूएनओ के द्वारा बनाए गए थे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि काफ़ी टाइम देखा गया है कि इंडिया हैज़ बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड इंडिया जो है एक परमानेंट सीट जो है वो डिमांड करता है। अभी तक सिर्फ 5 सीट्स हैं, ठीक है, इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली हुई, तो इंडिया उस सीट को डिमांड करता है। ये हमारी डिमांड अभी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डिसआर्मामेंट, उसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो अपोज करती है किसी भी तरीके का आर्म रेस, ठीक है, आर्म रेस एंड डिसआर्मामेंट को एडवोकेट करती है, बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर फॉर्म में। इसका मेन एम यही है कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखा जा सके, एंड जो सिक्योरिटी है उसको भी अच्छे से देखा जाए, एंड रिड्यूस किया जाए जो भी टेंशन्स बनी हुई हैं वर्ल्ड के अंदर बिटवीन द डिफरेंट ब्लॉक्स, एंड एक्सेलरेट किया जाए कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग द प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जो कि ऐसे ही आर्म्स वगैरह के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया बीइंग यूजिंग द यूएनओ प्लेटफॉर्म टू चेक द आर्म रेस टू अचीव द डिसआर्मामेंट, इंडिया जो है उसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए टू होल्ड द 6 नेशन समिट न्यू दिल्ली में जो हुआ 1985 के अंदर, एंड कुछ प्रपोजल्स जो है वो दिए गए फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। उसके बाद बाय साइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलिरेशन ट्रीटी, जो कि एनटीपी जिसको बोला जाता है 1968 की जो है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि 1966 की है। इंडिया जो है हैज़ केप्ट द न्यूक्लियर ऑप्शंस ओपन, एंड इंडिया जो है वो एनटीपी एंड सीटीबीटी को अपोज करता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है इस वजह से, एंड इंटरनेशनल सिस्टम जो 5 नेशंस का है, वो कौन कौन से नेशंस है? यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। इनकी जो लेजिटिमेसी है वो प्रोसेस करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, विच इज़ रोंग, क्योंकि जो इंडिया है वो इसी वजह से, क्योंकि ये वाले कंट्रीज तो दिखा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स अपने, तो जो दूसरे हैं फिर वो भी उनको देख के करेंगे, तो इक्वालिटी नहीं है, इस वजह से जो है इंडिया जो है एनपीटी को एंड सीटीबीटी को अपोज करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो पहले फटाफट से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या है। तो पहले सबसे इसके अंदर यही बताया गया कि हमें प्रोटेक्ट करना है इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, एंड जो भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, एंड सपोर्ट करना है जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको सपोर्ट करना है, जो कि बिल्ड होगी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। दूसरा है कि हमें प्रिजर्व करके रखनी है ऑटोनॉमी को एंड डिसीजन मेकिंग पावर को, जो कि प्ले करेगी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि हम स्टेबल रख सके जो भी पीस वगैरह स्टेबल रख सके कंट्रीज़ को वॉर वगैरह से, ठीक है। अभी थर्ड हमारे पास है कि हमें स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल कैंपेन को, किसके अगेंस्ट में? टेररिज्म के अगेंस्ट में, ताकि जो ग्लोबल थ्रेट है वो कम हो सके। फोर्थ है हमारे पास इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है वो हमने मेंटेन करके रखना है, अच्छे तरीके से चलाना है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एंड हायर इन्वेस्टमेंट ट्रेड एसेस हो सके, टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करवानी है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास P5 कंट्रीज़ के साथ हमें क्लोजली वर्क करना है एंड बिल्ड करनी है स्ट्रेटजीज हमें बनानी पड़ेंगी, ताकि हम यूएसए, EU, जापान,
रशिया, चाइना के साथ एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन कर सके। सिक्स्थ है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेंथन करना है टाई विद अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल बना के रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, एंड एक्नॉलेज करना है हमें एक दूसरे के कंसर्न्स को। सेवन्थ पॉइंट है कि हमें काम करना होगा सार्क नेशंस के साथ, क्योंकि ये भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, तभी एक पीस एंड अच्छा जो है मेल जोल जो है वो बन सकता है। 8 पॉइंट है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड जैसे कि पाकिस्तान का मेन अगर एग्जांपल ले तो वहाँ से टेरर अटैक्स ज़्यादा जो है होते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए एंड एक पीस मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट में अच्छे ढंग से, तो इसको भी साथ लेके चलना है ताकि एक कॉमन इंटरेस्ट इंडिया एंड एशियन कंट्रीज का हो सके। 10th पॉइंट है हमारे पास कि हमें स्ट्रेंथन करना है अपने टाइज किन कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ, गल्फ रीजन के साथ, ताकि हमें अच्छी ऑयल एंड गैस सप्लाई मिल सके, अच्छे डील मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जिसके साथ हमें मिलके काम करना है, जैसे कि हो गया बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, मेकोक गंगा कॉपरेशन हो गया, उसके बाद ट्रांस रीजनल ग्रुपिंग जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनिशिएटिव एंड नेक्स्ट हमारे पास हो गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो इन सब के साथ मिलके हमें काम करना है। आई थिंक मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है 12th पॉइंट कि हमें EU एंड G20 कंट्रीज़ के साथ भी मिलके काम करना है सभी रीजन्स में, ठीक है। 13 पॉइंट आता है कि हमें रिफॉर्म करना होगा एंड रिस्ट्रक्चर करना होगा UN सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें जो है इंडिया जो है वो सीट भी मांग रहा है, एंड मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड जो है वो लानी होगी, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन की भी बात इसमें की गई है। 14th पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें प्रमोट करना है कि इक्विटेबल इक्वेशन जो है वो होनी चाहिए बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ जो है वो डेवलप होते हैं, कुछ डेवलपिंग होते हैं, तो उन दोनों के अंदर भी हमें इक्विटेबल इक्वेशन बना के रखनी है ताकि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। 15 हमारे पास है कि हमें काम करना होगा गोल को साथ रख के, जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है, एंड टाउन बाइंड फ्रेमवर्क के अंदर ही ये होना चाहिए। 16 है कि क्लोज इंटरेक्शन हमें बनाना होगा किसके साथ, जो विद द इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, ऑन कॉन्टिनेंट बाइस in order to strengthen their bonds with India and to recognize their जो important role है in the India's international relation। तो ये 16 पॉइंट मैंने छोटे छोटे करके आपको बता दिए कि मेन गोल्स क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है वो 1992 में लाई गई थी बाय द PM PV नरसिम्हा राव। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा लाई गई थी, एंड ये जो पॉलिसी है ये एक तरीके की कॉर्नर स्टोर है इंडिया फॉरेन पॉलिसी की। जो पॉलिसी है वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है in the India's vision of the world and India's place in evolving global economy। ये एम्फसाइज करता है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कॉपरेशन को इंडिया के विद द नेबरिंग कंट्रीज, जो कि आप हमारे पढ़ते हैं साउथ ईस्ट में एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। ये जो पॉलिसी है ये एक तरीके की मल्टी फेसेट नेचर की है, एंड इसके अंदर वही कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए कनेक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ ट्रेड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। ये जो पॉलिसी है वो डेवलपमेंट करेगी जो भी डायलॉग ट्रेड होंगे किस किस कंट्री के साथ, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, एंड जो अदर एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी। ये जो पॉलिसी है ना लुक ईस्ट पॉलिसी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एशियन में ही आप देख सकते हैं कि 10 कंट्रीज आ जाते हैं, और साथ ही साथ में ईस्ट एशिया समिट, उसके बाद बिम्स्टिक हो गया, ये भी कंट्रीज इसमें आ जाते हैं, उसके बाद मेकोंग गंगा कॉपरेशन, इन सब में भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव भी है ये एक तरीके का, पॉलिटिकल भी है, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल डायमेंशन की तरफ भी देखा जाता है, एंड इट हैज़ रिन्यूड द India's civilization and historical tie with the Southeast Asia and the East Asian region on the strategic, military, political, economic, cultural and people to people level। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है गुजराल डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। तो उसको देख लेते हैं।
ये है हमारे पास। तो ये वाला जो है ये भी एक तरीके से माइलस्टोन की तरह काम करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। एंड ये प्रोपाइंड एंड इनिशिएट किया गया था 1996 में आई.जे. गुजराल के द्वारा, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी। तो ये जो डॉक्ट्राइन है वो क्या एडवोकेट करता है? बीइंग द बिगेस्ट कंट्री, इंडिया जो है वो बिगेस्ट कंट्री है इन द साउथ एशिया, ठीक है, ये हम सबको पता है। एंड शुड एक्सटेंड द यूनिलेटरल कंसेशन टू द स्मॉलर नेबर्स, मतलब नेबर्स जो इसके छोटे छोटे नेबर्स हैं उनके साथ भी हमें बहुत अच्छा बिहेव जो है वो लेके चलना होगा। एंड ये जो डॉक्ट्राइन है वो इंडियाज एकोमोडेटिव अप्रोच टुवर्ड स्मॉलर नेबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी एंड इट रिकॉग्नाइज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंडली एंड द कॉर्डियल रिलेशन। जैसे कि पहले ही बात की, इनसे हमें फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशन बना के रखने होंगे जो हमारे नेबर्स हैं। उसके लिए डॉक्ट्राइन गुजराल डॉक्ट्राइन में 5 रोड मैप्स बताए गए, वो कौन से है देख लेते हैं। पहला जो नेबर्स है हमारे, बांग्लादेश, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल, श्रीलंका। इसके लिए इंडिया शुड नॉट आस्क फॉर द रेसिप्रोसिटी, मतलब अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा काम किया तभी हम इनके लिए अच्छा काम करेंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारे नेबर है इसलिए हमें हमेशा इनकी गुड फेथ जो है इनको देंगे। अगर किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत है तो इनको हम देंगे। नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ रीजन। अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, अगर कोई और कंट्री जो है वो हमारा यूज़ करके हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के खिलाफ जाना चाहेगा, वो वैसा हम कभी नहीं करेंगे। मतलब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, मतलब किसी, ये हमने पंचशील में भी देखा था कि किसी भी हम इंटरनल अफेयर में दूसरे कंट्री की नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है ऑल साउथ एशियन कंट्री शुड रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए टेरिटोरियली। फिफ्थ हमारे पास है ऑल साउथ एशियन कंट्री शुड सेटल ऑल द डिस्प्यूट, कुछ भी डिस्प्यूट होंगे तो अपने आप ये सुलझ जाएंगे थ्रू द पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन। तो गुजराल जी ने मतलब खुद ये बोला कि ये एक लॉजिक है बिहाइंड द गुजराल डॉक्ट्राइन दैट कि अगर 2 हॉस्टाइल नेबर्स जो हैं नॉर्थ एंड वेस्ट में हैं तो उसमें पीस कैसे हम ला के रख सकते हैं ताकि कोई और कंट्री हमारा फ़ायदा ना उठा ले। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया जो कि 2003 में अडॉप्ट किया गया। एंड इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला कि हमें बिल्ड करना है एंड मेंटेन करना है एक डेटरेंट, ठीक है, मिनिमम डेटरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं, ठीक है। दूसरा कि नो फर्स्ट यूज़, मतलब जो हमारे पे फर्स्ट यूज़ नहीं, मतलब अगर किसी ने यूज़ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, अगर हम पे कोई यूज़ करेगा देन हम रिटेलिएट जरूर करेंगे, ये है, ठीक है। ओनली बी यूज फॉर द रिटेलिएशन अगेंस्ट द न्यूक्लियर अटैक ऑन द इंडियन टेरिटरी, वैसे हम फर्स्ट यूज़ नहीं करें, मतलब हाँ हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, ये इसका दूसरा है। तीसरा है कि जो न्यूक्लियर रिटेलिएशन है टू द फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिज़ाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, मतलब मैसिव होगा पहला जो स्ट्राइक, अगर हम रिटेलिएट करेंगे तो जो हम पहला स्ट्राइक देंगे वो एक मैसिव होगा, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना है कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा। फोर्थ है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर अटैक्स होंगे कैन ओनली बी अथोराइज्ड बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इसको मतलब अथोराइज करेगा कौन करेगा? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेन द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, मतलब नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि जिनके पास नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब न्यूक्लियर वेपन जिन स्टेट्स के पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम उन पे यूज़ करेंगे, हम भी उनके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है कि जो मेजर अटैक की अगर सिचुएशन बन जाती है अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियन फोर्सेज एनीवेयर बाय द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, इंडिया विल retain the option of retaliating with the न्यूक्लियर वेपन्स। अगर मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स
को यूज़ किया जाएगा, केमिकल वेपन्स को यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है इंडिया रिटेलिएट किससे करेगा, न्यूक्लियर वेपन से करेगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 7th है, अगर कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ कंटिन्यूएशन में आएगा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर एंड द मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस एंड continued observance of the moratorium on the nuclear tests। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8 है कि अगर कोई भी कमिटमेंट होती है गोल को लेके जो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना है, तो उसमें भी हमें हमेशा साथ देंगे कि हम किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं ताकि पीस हम मेंटेन करके रख सके, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को भी साथ लेके चलना है। उसके बाद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसकी हमने बात की, जो कि इसको पास करेगी, इसमें कौन कौन होगा ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये कंप्राइज करेगा पॉलिटिकल काउंसिल, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो ये पॉलिटिकल काउंसिल है, इसके जो चेयरमैन होंगे, जो चेयर करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर करेंगे, एंड द होल सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो यही जो है इनको ही अथॉरिटी होगी कि ये यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये वाली, इसको कौन चेयर करेगा, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसको चेयर करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसमें दो मतलब हमने बना रखे हैं, कंप्राइज किया हुआ है इसमें पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का पीएम जो है वो चेयरमैन है, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये जो है इनपुट प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे डिसीजन वगैरह लेने हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा, एंड इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है, एंड फिर वो बताया जाएगा इनको। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट द डायरेक्शन गिवन टू इट बाय द पॉलिटिकल काउंसिल। उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी है ना ऑन सिक्योरिटी, वो रिव्यू करेगी इस प्रोसेस को कि कैसे इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑपरेट हो रहा है, एंड जो कैबिनेट कमेटी है वो रिव्यू भी करेगी कि क्या एग्जिस्टिंग कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट एंड स्टेट ऑफ द रेडीनेस क्या है, मतलब अगर कितना हम तैयार है, अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम कितने तैयार है, इस चीज़ को भी रिव्यू करेगी कौन, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। एंड टारगेट स्ट्रेटजी फॉर अ रिटेलिएटिंग अटैक, मान लीजिए हम, क्योंकि फर्स्ट यूज़ तो हमने करना नहीं, एंड अगर हम पे किसी ने अटैक किया तो हम रिटेलिएट करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो 24 घंटे कैसे तैयार हमें रखनी है, तो उस पर भी ये फोकस करेगी। एंड कैसे ऑपरेट करना है प्रोसीजर्स को फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ अलर्ट एंड लोड, मतलब हर जगह पे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं से भी अगर कुछ होता है तो हम फटाफट से रिटेलिएट कर सके। तो इन सब का काम कौन देखता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एंड ये एक्सप्रेस करती है सेटिस्फेक्शन विद द ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, हर हमेशा ये तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उसके बाद CCS जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, वो अप्रूव्ड करती है द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमांडर इन चीफ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड टू मैनेज ये दो चीज़ों को, एंड टू मैनेज द एडमिनिस्टर ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो रिव्यू भी करेगी, अप्रूव भी करेगी जितने भी अरेंजमेंट करने होंगे ऑफ द अल्टरनेट चेन ऑफ द कमांड फॉर रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स इन ऑल द इवेंचुअलीज। ठीक है, तो ये सारा था हमारा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 10 भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।